कि ये जो सत्ता भ्रष्ट करती है, पूर्णपेश सत्ता पूर्णपेश भ्रष्ट करती है, यह कथन जो है वो किससे संबंधित रखता है? तो उत्तरदायी और नियंत्रण से संबंधित रखता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरदायी और नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन विधि है। हमारे अधिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव तो रहते हैं लेकिन कुछ कुछ भ्रष्ट हो जाते हैं, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे शासन पर तो अंकुश लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रशासन पर अंकुश लगाना थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि शासन में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कानून बनाते हैं प्रशासन के लिए। संसद जो है वो लोग क्या करते हैं? कानून बनाती है हमारे नौकरशाहों के लिए। ठीक है, यदि नौकरशाही अधिकारियों का वेतन में वृद्धि करना है या फिर कटौती करना है तो इससे संबंधित जो कानून बनाएगा वो हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, संसद बनाएगा। लेकिन संसद के जो हमारे सदस्य है, मंत्री है, नेतागण है, उनका वेतन वृद्धि करना है तो अधिकारियों नहीं बनाएगा, अपने बनाएगा। जैसे राष्ट्रपति का पहले वेतन कुछ कम था, अभी राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। बताइए, 5 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है राष्ट्रपति का वेतन। मंत्रियों का वेतन बढ़ गया, संसद के सदस्यों का वेतन बढ़ गया, राज्यपाल के जो है वेतन वो इंक्रीज करके 3.5 लाख कर दिया गया, उपराष्ट्रपति का वेतन इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमारे जो निम्न अधिकारी हैं उसका वेतन इंक्रीज नहीं हुआ। हमारे जो फार्मर किसान है उसका कीमत या फिर उसका वेतन वो इंक्रीज नहीं हुआ। पेंशन सोचो, पेंशन है पार्लियामेंट वाला कितना चालाक आदमी बैठे, देखो ना, पेंशन आपने कर लिया भैया, एक दिन के लिए तुम मंत्री बनेगा ना, एक दिन के लिए भी तुम संसद का सदस्य बनेगा ना, तो तुमको लाइफ टाइम मिलेगा क्या? पेंशन। और तुम जीवन भर अधिकारी हो, जीवन भर तुम टीचर में पूरा समय बिता दो, लेकिन सरकार ने पेंशन को छीन लिया, नहीं तुम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब कितना होशियार लोग बैठे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा जो है कि प्रशासन पर अंकुश लगाने का काम जो है वो शासन वाले करते हैं, शासन। ठीक है ना? एक एसपी है, एक डीसी है, उसको लोग धमका देते हैं, क्या है कि मेरा मंत्री है, फोन कर देगा ना, हालत खराब लगा, तुरंत फोन में बात कर देगा, बोले अच्छा ठीक है छोड़ो तुमको, क्या है वो जान रहा है कि बेटा हमको कंट्रोल करने वाला वहां बैठा है कि नहीं? तो ऐसा है। अब देखिए, उत्तरदायी जो शब्द है, उत्तरदायी और दायित्व, ये भी शब्द दोनों में अंतर है, उत्तरदायी और दायित्व। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है, उत्तरदायित्व और जो दायित्व दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिफनर ने इसको मतलब कि उसको फिफनर जो है, फिफनर मतलब कि क्या है, ये प्रशासनिक विचारक है, तो फिफनर जो है वो उत्तरदायित्व और दायित्व में अंतर किया है। उत्तरदायी बताया है कि संवैधानिक शब्द है। ठीक है ना? संवैधानिक शब्द उत्तरदायी है, दायित्व नहीं है। जैसे आप संविधान पढ़े होंगे तो एक आता है पंथनिरपेक्ष और एक आता है धर्मनिरपेक्ष, है कि नहीं? पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों तो लगभग एक ही वर्ड है, राइट? लेकिन संवैधानिक जो शब्द है वो हमारा है पंथनिरपेक्ष। हमारा प्रस्तावना में जो है वो पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, राइट? जैसे हम बजट शब्द बोलते हैं, बजट पारित हुआ, बजट शब्द संवैधानिक नहीं है। बजट शब्द का वर्णन कहीं संविधान में तो है ही नहीं, संविधान में कहीं बजट शब्द का वर्णन है ही नहीं। उसके लिए दूसरा शब्द वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय वित्तीय विवरण। ठीक है ना? जो अनुच्छेद 112 में, राइट? तो ऐसे में उत्तरदायी जो शब्द है वो संवैधानिक है और दायित्व जो शब्द है वो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, दायित्व शब्द जो है वो जो पद में बैठा हुआ है उसके लिए है, और उत्तरदायी जो शब्द है वो पूरे के लिए है, हमारे पीपल के लिए है, मतलब जनता के लिए है। जो पद में बैठा हुआ है वो सरकार का प्रति उत्तरदायी है और जनता का भी प्रति उत्तरदायी है। हम उससे भी सवाल पूछेंगे, जनता भी सवाल पूछेगी और सरकार तो खैर उससे सवाल पूछबे करेगी। ठीक है ना? हम लोग भी सवाल पूछेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, हम सिविल सर्वेंट को, नौकरशाही उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कहाँ हुआ, क्या हुआ, है कि नहीं? तो जो अधिकारी है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है और सरकार के प्रति उत्तरदायी है ही, उसको वही बनाया है कि नहीं? तो खैर आज हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तरदायी और नियंत्रण। उत्तरदायी और नियंत्रण, उत्तरदायी और नियंत्रण। चलिए, यहां बहुत दिव्य क्वेश्चन एक आपको आ गया कि उत्तरदायी और दायित्व में अंतर किसने किया? तो फिफनर ने किया। ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं, हम आपको सारा बता देंगे। तो फिफनर ने है वो उत्तरदायी और दायित्व में अंतर किया, राइट? चलिए, उत्तरदायी और नियंत्रण की जो पद्धति है, जो आरंभ हुआ, वो एक अवधारणा है। अवधारणा कहने का मतलब कि जब सिविल सर्विस का विकास हुआ, नौकरशाही की नियुक्ति का जब अवधारणा आया, उस समय शुरुआत में उत्तरदायी और नियंत्रण की अवधारणा नहीं था।
ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई जो पद में आ गए हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, ये अवधारणा शुरुआत नहीं था। 1583 ईस्वी में ये अवधारणा की शुरुआत हुआ। मतलब कह सकते हैं उत्तरदायी जो शब्द का जो शुरुआत होना वो 1583 में हुआ, और अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है वो ज्यादा जो अवधारणा के रूप में विकसित हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में हम लोग को ये जान के असर होगा कि जब ब्रिटेन हम लोग को गुलाम बना के रखा था तो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था ये भारत में नहीं होता था, ब्रिटेन में होता था। यहाँ के सारे लोग जिनको सिविल सर्वेंट बनने का सपना है वो लोग यहाँ नहीं, बेचारे लोग लंदन जाते थे एग्जाम लिखने, और वो भी छोड़ो हिंदी में तो परीक्षा नहीं होता था, ठीक है ना, इंग्लिश में और ब्रिटिश और दूसरा भाषा विदेशी भाषा में होता था। भारत में हिंदी में कोई परीक्षा नहीं होता था, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का भाई पहला सिविल सर्विसेज जो पास किया, सत्येंद्रनाथ बोस है वो पहला, है ना, जो वहां परीक्षा देके पास किया। तो ऐसे बहुत समस्या थे। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन पहला एक कंट्री है जो सिविल सर्वेंट के लिए, नौकरशाहों के लिए जो है वो उत्तरदायी की अवधारणा का विकास किया और उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन अगर कोई दिया है कि उत्तरदायी शब्द को गढ़ने के लिए याद किया जाता है तो ब्रिटिश प्रशासनिक विचारकों को, जो ब्रिटिश के प्रशासनिक विचारक वही लोग गढ़े हैं कि भैया उत्तरदायी भी कोई नाम का चीज है, और उन लोग के दिमाग में कब आया, 1583 में आया, राइट। तो क्वेश्चन पूछ देगा उत्तरदायी शब्द कब बढ़ा गया, 1583। उत्तरदायी की अवधारणा का शुरुआत कहां से होगा, ब्रिटेन में हुआ। कहां से हुआ, ब्रिटेन में हुआ। किसने उत्तरदायी और दायित्व के बीच अंतर किया, किफनर ने क्या किया, अंतर किया। अब आगे देखिए, उत्तरदायी समझ गए। अब हम नियंत्रण में बात की है कि भाई नियंत्रण जो हम स्थापित करेंगे, उसका क्या क्या विधियां होगा, नियंत्रण कौन स्थापित करेगा, ठीक है। तो देखिए नौकरशाहों पर जो हम नियंत्रण स्थापित करते हैं उसके लिए मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा हुआ है। 4 तरह की संस्थाएं, इकाई है जो क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है नौकरशाहों में। पहला विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी। और जो चौथा है वो है नागरिक, जो सिटीजन है वो भी क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। आप लोग 2012-13 में देखे होंगे अन्ना हजारे, उसके बाद किरण बेदी, उसके बाद बाबा रामदेव, उसके बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके साथ साथ 1-2 और लोग 2012-13 में बड़ा आंदोलन किए थे। और इसलिए आंदोलन किए थे कि भाई लोकपाल एस्टैब्लिश करो। तो जो लोकपाल जो है ना, लोकायुक्त है ना, ये नागरिक में आएगा कि नागरिक से संबंधित वो क्या है, एक संस्था है जो सिविल सर्वेंट और सरकार का नियंत्रण स्थापित करेगा। मतलब तुम हम लोग पर नियंत्रण करता है, हम लोग भी तुम पर नियंत्रण करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये नागरिक में आ जाएगा। तो नियंत्रण जो अधिकारियों पर नियंत्रण होगा वो विधायिका से के माध्यम से भी होगा, कार्यपालिका भी माध्यम से भी होगा, न्यायपालिका भी करेगा और नागरिक करेगा। हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, ये भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम फुली बात करेंगे शुरुआत का, विधायिका का, कि विधायिका जो है वो कैसे नियंत्रण स्थापित करेगा। ये समाप्त हो जाएगा, इसका हम इसको लिखाएंगे, इसका फिर कार्यपालिका में आएंगे, मैं आपको पूरा विस्तार विषय करूंगा, उसके बाद लिखाएंगे। तो इसी से इसको क्रमबद्ध करेंगे। इसके अंदर बहुत है, इसके अंतर्गत आपको लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, ठीक है, सीबीआई, सतर्कता आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, संस्थान कमेटी का जो रिपोर्ट के बाद संस्थान आयोग को गठन किया गया, उसके बाद आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो भी है। हम किसी प्रशासन में जाके किसी अधिकारी से सूचना मांगते हैं जी, तो भी क्या है, नियंत्रण में हो, कितना कुआं आया, कितना कुआं बनाया तुम, हमको चाहिए, 14 दिन में बेचारा देगा वो, ठीक है। आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम। खैर 2005 का आरटीआई अभी नहीं है। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और एपीजे अब्दुल कलाम जिस समय ये राष्ट्रपति थे, है ना, तो वो आरटीआई को गढ़े थे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम शुरुआत में बहुत सशक्त था, लेकिन अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने उसको थोड़ा सा ढील कर दिया, कर दिया। पहले एकदम खुला था कि भाई जिसको मन करो उसको तुम पूछो ना, खाली प्रशासनिक मतलब पुलिस को छोड़ के, पुलिस वाला मत आरटीआई मारना, मत बोलो कि बता भैया कौन कौन आदमी है जो इतना दिन में इतना चोरी करने में फंसा है, नहीं बताएगा, ठीक है ना, नहीं है, बोला जरूरत नहीं है, वैसे करेगा। एक दूसरा सेक्टर में तुम पूछो ना,
तुम कहीं भी पूछो, तुम कॉमर्स कॉलेज से अगर पूछो कि इस बार भैया ज्योग्राफी में कितना लोग का एडमिशन हुआ, जिसमें एसटी एससी का एडमिशन नहीं है, सुना है कि मैं मतलब सिर्फ खाई रह गया है, ऐसे जो भी आप मांगे आपको देगा। वो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये स्वीडन से लिया गया है, ठीक है। पहला कंट्री था स्वीडन जो आरटीआई को लागू किया, ठीक है। तो अब देखिए ये सब हम लोग इसमें पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ये नागरिक वाला में है ना। तो वो सब सारा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कुछ दिन पहले, 2 दिन कल जो था वो विश्व उपभोक्ता दिवस था, ठीक है। तो उपभोक्ता का क्या अधिकार है, संरक्षण है, वो सारा चीज में हम लोग इसमें देखेंगे, बड़ा विस्तार है नागरिक वाला, ठीक है। तो खैर हम अभी विधायिका की बात करते हैं कि विधायिका लोग जो कैसे नियंत्रण स्थापित करता है। चलिए विधायिका जो है, विधायिका कैसे एस्टैब्लिश करता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में विधायिका कौन है। भारत में जो विधायिका है वो पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद है ना। विधायिका जो है भारत में जो विधायिका बोलते हैं, सारे कंट्रियों का विधायिका का नाम अलग अलग। मेरे देश की विधायिका का नाम पार्लियामेंट है, संसद है, और संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, राष्ट्रपति उसका अभिन्न है, ठीक है। संबंधित विभाग का जो भी अधिकारी, सपोज दैट शिक्षा मंत्री है ना, तो शिक्षा मंत्री जो है वो हमारे शिक्षा सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी को नियंत्रण रखेंगे, डायरेक्ट संसद के सदस्य नहीं रखेंगे। देखिए 2 तरह का, संसद का सदस्य अलग है और मंत्री अलग है। मंत्री तो संसद का सदस्य है ही, लेकिन संसद जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों को नियंत्रण स्थापित नहीं करता है, वो मंत्री के माध्यम से करता है। तो संसदीय प्रणाली को पढ़े होंगे, संसदीय प्रणाली क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करता है। संसदीय प्रणाली की, भारतीय संसदीय प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता, संसद जो भी लोग हैं उसमें वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करता है, और जिसमें जो कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो विधायिका से होता है। ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया का ये फीचर है, ये सब, ठीक है। तो जो संबंधित मंत्री है, जो मंत्री है और वो संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। और एक जो मंत्री है वो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी है। सपोज दैट अधिक कहीं भ्रष्टाचार होता है, सपोज दैट शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ और शिक्षा सचिव जो है उसको भ्रष्ट काम किए हैं, गबन करने काम किए हैं, तो संसद सबसे पहले अधिकारी को नहीं पकड़ेगा, संसद सबसे पहले मंत्री पकड़ेगा, ठीक है ना। मंत्री पकड़ेगा, अब मंत्री पकड़ेगा उसको, ठीक है, मंत्री पकड़ेगा उसको। तो अधिकारी जो है वो अपने मंत्री के प्रति उत्तरदायी है, और जो मंत्रियां है ना वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ये प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो इन लोग कहते हैं संसद के सदस्य जो हैं वो संबंधित अधिकारी जो है, अब जो संबंधित मंत्री है, मंत्री से सीधे लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए आपके विभाग में आपका जो पशुपालन मंत्री है वो इतना का गबन किया है, इस तरह का काम है, बजट जो आया उसमें काम नहीं हुआ है, तो वो अधिकारी को संसद में नहीं पहुंचना पड़ेगा, वो मंत्री जवाब देगा, ठीक है, मंत्री जवाब देगा। जैसे चारा घोटाला हुआ, चारा घोटाला में लल्लू घोटाला किया और सचिवों घोटाला किया, लेकिन ज्यादा पहला गया बेचारा लल्लुआ, है कि नहीं, काहे कि वो जो डिपार्टमेंट था वो उसी के पास था, लल्लू पास था, तो मुख्यमंत्री भी था वो मंत्री था, समझे। हाँ, जैसे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे तो विदेश मंत्री वही थे, ठीक है, और बीज मंत्री भी वही थे। अब पैसा लगा घोटाला होगा तो प्रधानमंत्री जाएगा, सुना ना। हाँ, ये सब तो इसी तरह हो गया ये। अब देखिए संसद जो है वो क्या क्या उसके पास उपकरण है जिसके माध्यम से अधिकारियों पर वो नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। हम कुछ अब पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे पहलू हैं जिसके माध्यम से पार्लियामेंट, जिसको विधायिका बोलते हैं, विधायिका जो है वो अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला क्या है, पहला जो है वो है विधि निर्माण। पहला क्या है, विधि निर्माण। हम एक ही बार लिखते हैं फिर हम विस्तार करते हैं, ठीक है। पहला विधि निर्माण। दूसरा जो है वो है प्रश्नकाल। क्या है, प्रश्नकाल। हम इसको लिखाएंगे भी अच्छा से, अभी तक डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। पहला विधि निर्माण, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा है शून्यकाल, शून्यकाल, चौथा है आधे घंटे का बहस, आधे घंटे का बहस, चौथा। पांचवा है ध्यानाकर्षण। क्या है, ध्यानाकर्षण। छठा
परीक्षण प्रणाली। चलिए इतनी ही बात करते हैं, ठीक है। जो मेन मैंने वो हम बता रहे हैं और भी है। देखिए विधायिका जो है निम्न आधारों पे अधिकारी पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। पहला विधि निर्माण, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा शून्यकाल, चौथा आधे घंटे का बहस, पांचवा अध्याय का स्तर, छठा बजट प्रणाली, सातवां लेखा परीक्षण प्रणाली। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे, आप जब पार्लियामेंट संसद पढ़े होंगे तो ये सब शब्द आया होगा। ये सब संसद में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करें विधि निर्माण में कि भाई विधि जो निर्माण है ये कैसे अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित रखता है। देखिए अधिकारी से संबंधित जो भी नियम बनाता है, जो भी कानून बनाता है, कौन बनाता है? संसद बनाता है, ठीक है ना। तो संसद क्या करता है कि अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए कानून का निर्माण करता है। उसको लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उसको रद्द करता है, नया कानून बनाता है, बनाता नहीं बनाता है। और ढेर जरूरी हो जाता है ना तो राष्ट्रपति को लोग कहता है भैया थोड़ा सा दीजिए तो, या फिर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करवा देता है कि नहीं। जैसे किसान बिल बना हुआ, इधर लॉकडाउन लगा हुआ था, इधर सत्र नहीं चल रहा था, मोदी सरकार बोले राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अध्यादेश ला के 3 तरह का बिल कानून वाला पेश कर दिया। अब किसान आंदोलन किया, बताइए कहाँ जरूरी था? सब मोदी जी सब एकदम रातीय काम करते हैं, अचानक काम करते हैं, हम लोग से पूछे नहीं, 3 तरह का बिल ला दिए, हम लोग के पास ये भी नहीं है। ऐसे बहुत मामला आया, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बड़ा दुख विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन अभी रुका नहीं है, चल ही रहा है। तो जो भी कानून बनाने का काम है वो तो संसद करती है। तो अधिकारियों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित नया कानून एस्टैब्लिश करना, पुराने कानून को निरस्त करके नए कानून बनाना, ये संसद का काम है। तो बताइए नियंत्रण स्थापित करता नहीं करता है? अब भ्रष्टाचार वाला कानून ला दिया तुरंत, है ना। अब संसद ने नया भ्रष्टाचार वाला कानून ला दिया कि तुम्हारी ग्रुप तो सूचना दो ना हमको तुम, और तुम पुरस्कार पाओ कि ये भ्रष्ट अधिकारी, ऐसा कानून लाया, फॉलोअर उसको बोलते हैं कि भाई तुमको खाली ग्रुप सूचना दो, नाम नहीं बताएंगे कि अजय भाई बोला है, उसने बताएंगे, ठीक है, खाली तुमको बता दो ऐसा हुआ है। इस संसद ऐसा कानून बनाया, तो संसद कानून बना के कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि नहीं। जैसे संसद ने कानून बना दिया कि भाई जो हमारे सिविल सर्वेंट है ना वो राजनीति से तटस्थ होंगे, उसको राजनीति से मतलब नहीं है, वो आरएसएस वाला झंडा हनुमान जी लेके इधर उधर कहीं डालेगा नहीं, और राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कौन पार्टी क्या है कौन उसको मतलब नहीं रहेगा। और यदि संसद कानून बना दे कि हाँ तुम पार्टी ज्वाइन करते हैं, कर सकते, फिर कहना ही नहीं, फिर देखना कि जो डीसी रहेगा और जिसका सत्ता रहेगा वही पार्टी से पूरा मतलब पूरा ध्यान देगा, है। तो ऐसे में कानून जो बनाने का काम करती है, नियंत्रण करती है, और विधि निर्माण संसद करती है। ये समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंटरव्यू परीक्षाओं में पूछा जाता है उससे संबंधित, ठीक है। महादेव से जो इंटरव्यू हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। आप देखिए प्रश्न काल क्या होता है। संसद का एक ये शब्दावली भी है प्रश्न काल, और प्रश्न काल के माध्यम से हम संसद जो अधिकारियों को नियंत्रण में रखती है। प्रश्न काल किसको कहते हैं? प्रश्न काल जो है वो संसद में, संसद का जो पहला घंटा है ना, संसद जैसे बैठ गया, अब पहला घंटा चर्चा वाला जो पहला घंटा है ना, हाँ, जैसे संसद का सत्र शुरुआत हो गया, बैठक शुरुआत हो गया, अब शुरुआत का जो पहला घंटा है ना वही हो गया प्रश्न का। आधा घंटा प्रश्न पूछो एकदम धड़ाधड़ पूरा सारा संसद पूछेगा। अब उसी में कहा होता है कि समय आधा घंटा प्रश्न खूब आपस में खूब ले लेते हैं, हम लोग पहले पूछे मामला होता है ना, बहुत हल्ला भी होता है। अरे उन लोग कोई डिसिप्लिन वाला क्या तो बोलते हैं उसको, शिष्टाचार में डायटिक्स का पूरी पढ़ी हो गया है कि वो बोलेगा उसके बाद हम बोलेंगे नहीं, बोल ही रहा पढ़ा के जवाब दे दिया। ऐसा हम लोग का है। तो प्रश्न काल क्या होता है कि संसद का बैठक का जो पहला काल है, 1 घंटा का जो समय है ना, 1 घंटा समय मिलता है, 1 घंटे का समय जो प्रश्न काल है। अब प्रश्न काल में संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। सांसद जो है, संसद के सदस्य हैं, वो संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, भैया बताओ इस तरह का हुआ कहाँ नहीं हुआ। जैसे अमर प्रसाद के हाल में क्या कि संसद का सत्र चल रहा था, आवाज उठाई 2016 में जो पीजीटी शिक्षकों और टीजीटी शिक्षकों का जो बहाली का जो प्रक्रिया निकाला अभी तक पूरा नहीं हुआ, भैया शिक्षा मंत्री जवाब दो, है कि नहीं। तो वो प्रश्न पूछेगी और उसको जवाब देना काम। अब देखिए जवाब जो देगा संबंधित मंत्री, प्रश्न भी जो होते हैं, ठीक है, प्रश्न जो काल है, प्रश्न 3 प्रकार के होंगे। यहाँ पे संसद में 3 प्रकार के प्रश्न है, एक तार्किक प्रश्न, दूसरा अतार्किक प्रश्न, और वो अल्प सूचित प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन पार्लियामेंट सिस्टम। ओके, पहला तार्किक प्रश्न, दूसरा अतार्किक प्रश्न, और तीसरा जो है वो अल्पकालीन, ठीक है ना। अब देखिए अल्पकालीन क्या हो गया। पहला तार्किक प्रश्न। तार्किक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं, तार्किक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर मौखिक में ही दिया जा सकता है। मौखिक में संबंधित मंत्री से हम कोई दिए, ठीक है ना,
खाद्य मंत्री से पूछ दिए कि लॉकडाउन में सारे घर में खाद्य नहीं पहुंचा, चावल नहीं पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, तो वो जवाब देगा। और तारांकित है तो वो मौखिक देगा, मौखिक में हमारे आसपास आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ नहीं पहुंचा, वो जवाब देगा। जो प्रश्नों का उत्तर मौखिक में दिया जाता है उसको तार्किक प्रश्न कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है अतार्किक प्रश्न। अतार्किक प्रश्न क्या होता है? जो प्रश्नों का उत्तर है ना मंत्री एकदम लिखित देगा, हमको लिखित दो तुम, बात भी तुम पर कार्रवाई करेंगे हम एकदम लिखित। एक होता है मुंह से बोल रहे हैं लिखित, हम लिखित पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तुम लिखित दो कितना इस तरह का तुम करेगा तो ज्यादा तुम्हारा वैल्यू होता है। हम वाकई मुंह का आदमी है, चमड़ा का मुंह कुछ और बोले बाद में घूम गए, ऐसा नहीं बोले थे तो लिखित है वह का मान है ना। तो अतार्किक जो प्रश्न होता है वो लिखित, मंत्री एकदम लिखित में जवाब देगा, राइट। और अल्पकालीन क्या होता है कि अल्पकालीन जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं कि भैया अभी हम पूछ रहे हैं, ठीक है, अब अभी अब मंत्री अभी हम पूछ दिए, लेकिन मंत्री भी तुरंत जवाब नहीं देगा, बोलेगा हमको 10 दिन का समय चाहिए। मतलब ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि जब पूछा जाएगा तो बट्टा 10 दिन के बाद जवाब देगा, पूरा मैटेरियल पूरा पैसा कर लेगा, उसके बाद जवाब देगा। तो समझ में आया ना। और ये भी जो प्रश्न होगा वो अल्पकालीन जो होगा वो भी मौखिक होगा, राइट। तो तारांकित, अतारांकित और अल्पकालीन ये 3 तरह का प्रश्न होते हैं। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो प्रश्न समझ गए ना, प्रश्न का अब संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछेगा, उसको तो वो उसको नहीं पूछेगा कि यार तू तो हमको बोली सुना दी संसद में, तुम कैसा कैसा काम किया। हम पूछेंगे मंत्री, संसद पूछेगा मंत्री को, मंत्री पूछेगा मंत्री, अमूल खराब करेगा तो बर्खास्त करवा देगा, है कि नहीं। तो ये हो गया प्रश्न का, ये याद रखिएगा प्रश्न का। अब आते हैं शून्य का। शून्य का क्या है? शून्य का मतलब जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो समय। अब देखिए शून्य का क्या होता है कि जस्ट प्रश्न काल के बाद का जो समय है वो शून्य का होता है। शून्य का शुरुआत कब होता है? जहां प्रश्न काल खत्म हो, मतलब संसद में बैठक हुआ 1 घंटा, 1 घंटा काल प्रश्न काल, अब जैसे 1 घंटा खत्म हो गया कौन काल शुरू हुआ? शून्य काल। अब शून्य काल क्या होता है? शून्य काल का जो समय होता है वो प्रश्न काल का 1 घंटा हो गया। अब क्या होता है कि 1 घंटा जैसे प्रश्न काल खत्म हुआ, अब संसद लोग क्या करता है, संसद का जो स्पीकर है उसके अधिकारी है, लोग क्या करते हैं कि एक कार्यसूची तैयार करते हैं कि आज का का होगा, का पर विचार होगा, बस होगा। तो जब तक कार्यसूची तैयार किया है, ठीक है ना, जब तक कार्यसूची तैयार करने में उसको समय लगा, तो प्रश्न काल से लेकर कार्यसूची तैयार करने तक का जो समय है ना वो कहलाएगा शून्य काल, ठीक है। तो याद रखना बस कि प्रश्न काल पहले आएगा, जैसे प्रश्न काल खत्म होगा तुरंत शून्य काल आएगा। शून्य काल के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए शून्य काल है। और याद रखना ये भारतीय लोग का ही उपज है, भारतीय संविधान सभा का उपज है, ये दूसरे कंट्री में नहीं है। कोई भी कंट्री के संसद में ये शून्य काल जैसा कोई शब्द नहीं है। अरे ये भी याद रखना शून्य काल संविधान में वर्णन भी नहीं है, संविधान में कोई संविधान भी नहीं है कि संविधान में वर्णन किया गया कहाँ कि अनुच्छेद में खोजोगे पूरा 395 अनुच्छेद में ढूंढ के पूरा 10 दिन लगा दो, कहीं नहीं शून्य काल होता है। ये जो है वो संविधान नहीं है। और ये जो है 1962 में शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन दिया है कि शून्य काल का विकास कब किया गया भारत में? 1962 में। और शून्य काल की विशेषता ये सिर्फ भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं है, सॉरी भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं है। और संसद का जो है भारतीय संसद के सदस्य है कि विधानसभा का सदस्य वही लोग इसको विकसित किए, बाकी कंट्री में नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। चलिए शून्य काल सुना है अलग देखिए आधे घंटे के बाद, देखिए आधे घंटे के बाद क्या होगा, संसद का सत्र चल रहा है, बैठक चल रहा है, अदब अत्यंत आवश्यक कोई चीज पे एकदम अचानक बहस करना हो, करेंटिव कोई मुद्दा हो, उस पर बहस जो होता है उसको बोलते हैं आधे घंटे का बहस। और भैया आधे घंटा ही होगा, ठीक है ना। जैसे क्या होता कि भारतीय संसद में आधे घंटे का बहस हाल में हुआ था, मॉब लिंचिंग बहुत बढ़िया था। हाँ, मॉब लिंचिंग जो है वो झारखंड में खास बहुत बढ़िया था। अभी भी परसों ही एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। खैर हेमंत सरकार जब यहाँ आए बोला मॉब लिंचिंग को खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? एक भीड़ द्वारा अटैक, एक भीड़ द्वारा अटैक। जैसे सपोज अब क्या हुआ कल ही न्यूज़ में छपा कि एक बेचारा बैटरी चोरी किया आदमी, रांची तरफ बैटरी चोरी किया, उसको हमने पीट के मार दिया। अब हाँ, अब बैटरी चोरी किया नहीं किया, एक आदमी कह रहे बैटरी चोर है, बैटरी चोर है, बैटरी चोर भैया उसको भी पूरा मतलब बेचारा पीट के उसको मार दिया, ठीक है ना। वो काम जनता का है क्या? नहीं। अरे बैटरी चोरी किया है तुम उसको पकड़ के पसंद करो, उसके बाद पता चलेगा उसकी चोर है कि नहीं, कभी नहीं होता है। तो मॉब लिंचिंग का मामला होता है झारखंड में, मॉब लिंचिंग का मामला बढ़ गया। तो क्या हुआ कि संसद में अचानक आधे घंटे का बहस शुरुआत हो गया। तो देखिए एक मंत्री ने आवाज उठाया, पंजाब के एक संसद सदस्य ने आवाज उठाया कि देखिए स्पीकर महोदय झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला बहुत ज्यादा तेज हो गया है, उसको देखा देखिए पूरे भारत में फैल रहा है, इस पर कुछ कानून न चले होना चाहिए, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग का कानून भारत में बना हुआ है, देखिए मॉब लिंचिंग का, ठीक है, भीड़ द्वारा अटैक। चलिए ये हो गया आधे घंटे बाद। तो एकदम अत्यंत आवश्यक कोई मामला हो, ठीक है,
दूसरा काम हो रहा है उसको स्थगित करके उसको रोको भाई, ठीक है ना। अचानक कोई नया मामला आए, उस पर आधा घंटा का बहस होता है, उसको आधा घंटा का बहस, ठीक है। वो हो सकता है कोई अधिकारी से ही संबंधित हो, तो ये भी नियंत्रण स्थापित करने का तरीका है हमारे अधिकारी का। अगला जो है वो है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण क्या होता है? ध्यानाकर्षण होता है कि ये भी उसी टाइप का, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये आधे घंटे का बस कभी भी समय मिल सकता है, लेकिन ध्यानाकर्षण में क्या है कि ध्यानाकर्षण में सप्ताह में 2 ही दिन समय मिलता है। एक सप्ताह में समय निर्धारित कीजिए भैया, सप्ताह में 2 ही दिन आपको मिलेगा ध्यानाकर्षण का, ठीक है ना। तो ध्यानाकर्षण में क्या होता है कि हमारे भारत में या फिर जो भी राज्य है उसमें संबंधित जो भी मामला हो रहा है, अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी संसद का सदस्य वो मंत्री से सवाल पूछ सकता है, तुरंत ध्यान उसको अट्रैक्ट करवा भैया थोड़ा देखिए थोड़ा उधर, है ना। और ये प्रतिदिन नहीं होगा, संसद ये प्रतिदिन नहीं होगा, सप्ताह में 2 दिन हो सकता है ध्यानाकर्षण, ठीक है। ये अब ये बजटिंग, बजट प्रणाली कैसे होता है? बजट प्रणाली के माध्यम से कैसे हम स्थापित करेंगे उस पर नियंत्रण अधिकारियों पर? देखिए बजट क्या होता है कि जो भी संबंधित का विभाग है, ठीक है, जो भी विभाग है, मंत्री है और जो भी अधिकारी है, उसके फंड में कितना पैसा गया है, कितना खर्चा किया, कितना बचा है, गबन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, गबन हो रहा है कि नहीं, मतलब गबन में चोरी है क्या ठीक है, गबन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सब जो काम हो रहा है ये बजट में जब होता है तो बजट में सिर्फ ये पूर्व का जो बजट पारित किया गया था उसका भी लेखा होता है बजट में, और भविष्य में कितना खर्चा होगा वो भी होता है, मतलब पुराना और जो आने वाला इनकमिंग दोनों का ये विश्लेषण होता है, तो उससे भी नियंत्रण स्थापित होगा नहीं। तो ये जो काम पार्लियामेंट करता है वो प्रत्यक्ष रूप से करता है, ठीक है ना। तो बजटिंग की बहुत बड़ी प्रणाली है। अब आगे देखिए बजटिंग के बाद लेखा परीक्षण प्रणाली। लेखा परीक्षण प्रणाली बजटिंग के बाद अगला प्रणाली है। देखिए आप भारत में अधिकारी का नाम सुने होंगे, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं, कैग, CAG, कैग बोलते हैं अंग्रेजी में, CAG, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये दिमाग कौन है? ये दिमाग ने क्या करता है? ये दिमाग खाली देखता है कि कौन आदमी भ्रष्टाचार है, कौन आदमी कहीं खर्च कर रहा है, कौन आदमी सरकार को पैसा खा रहा है, राइट। महानियंत्रण पर जो हमारा भारत का जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है वो भारत का सबसे बड़ा, भारत का प्रथम, भारत का पहला लेखाधिकारी होता है। क्या होता है? लेखाधिकारी। इसका काम है कि लेखा जोखा करना, ठीक है, इसका काम क्या है? लेखा जोखा करना। बड़े बड़े घोटाले जो सामने आए हैं ये व्यक्ति का बड़ा योगदान है, लेखा परीक्षक जो भी अधिकारी है कैग का बहुत बड़ा योगदान है, यही कर्तव्य घोटाला हुआ। अब कैसे करता है ये? देखिए ये व्यक्ति जो है अखिल स्तर पे काम करता है। ये याद रखिएगा कि जो लेखा परीक्षक है, लेखा परीक्षक जो अधिकारी है, जो भारत का पहला लेखा अधिकारी होता है, उसका जो कार्य क्षेत्र संपूर्ण है, संपूर्ण भारतवर्ष है। पर्सनल राज्यों के लेखा अधिकारी नहीं है, पर्सनल राज्यों के लेखा अधिकारी नहीं है। अब भारत सरकार का प्रथम लेखा अधिकारी होता है, ठीक है, जो सेंट्रल के प्रति उत्तरदायी है, जो संसद के लोक लेखा समिति के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। एकदम सटीक उत्तर होगा जो क्वेश्चन आता है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है, और ऑप्शन ऐसा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कौन है? तो सबसे सटीक उत्तर होगा संसद। कभी मत बता भैया का नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर लो, राष्ट्रपति पर ये होगा तो नहीं, गलत, ये संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद में एक समिति जिसका नाम है लोक लेखा समिति, जिसको सरकारी कुत्ते का रखवाला कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के, हो गया 22 सदस्य जो है लोक लेखा समिति में। तो 22 जो सदस्य हैं क्या करता है, जो लेखा है, जो पैसा है, वित्त है, धन है, उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो लेखा परीक्षक क्या करता है? लेखा परीक्षक को इतना अधिकार दिया गया है ना कि गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट का, लिमिटेड का, निगम का भी लेखा कर सकता है, ठीक है ना। अभी उसको मन करेगा तो एनटीओ किसी में आके करेगा भैया कितना ऊपर से पैसा आया तो कितना खर्चा किया, उसको लग जाएगा, तो पूरा ब्यौरा चेक करके लोक लेखा समिति को देगा। संसद का जो समिति लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगा, और फिर विचार करके जो क्या करेगा राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति मुहर लगा देगा, तो फिर पास हो गया, पता चलेगा गबन किया, फिर गबन करेगा, उस पर चलेगा क्या, हाँ जो भी है केस लेगा, हाँ ठीक है। अभी हाल में न्यूज आ गया कि अब कितना सच्चाई नहीं पता नहीं, कर्मपुरा कॉलेज में पता चल गया, पेपर में आ गया कि 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब उसमें जांच होगा, केस हुआ है, आगे प्रोसेस है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको सिद्ध करना भी कहीं डिफिकल्ट है कि नहीं। चलिए खैर, ये सब जो है वो लेखा परीक्षक का काम है कि भाई करे, तो लेखा परीक्षक भी काम करेगा तो पता चलेगा कि मंत्री भ्रष्टाचार है कि संबंधित जो सचिव है, अधिकारी है, वो भ्रष्टाचार है। तो ये सभी जो मामले है ना, वो क्या करता है, हाँ ये सारा जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि विधायिका के माध्यम से हम अधिकारी लोग पर लोकशाही पर नियंत्रण स्थापित करते हैं।
ठीक है, ये वह विधायिका। तो हम चाहेंगे आप लोग कुछ लिख लीजिए, क्योंकि ये खत्म होगा फिर हम कार्यपालिका पर चलेंगे, कार्यपालिका कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उसको लिखाएंगे, क्योंकि लंबा है, ठीक है ना।